अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी खौफनाक आईना का चौथा और आखिरी हिस्सा। सुनील जी, आप परेशान मत हों। भूत प्रेत और आत्माओं वाले घरों में ऐसा सब कुछ चलता है। वह इंसान को खौफजदा और परेशान करते हैं ताकि वह खौफजदा हो जाए और इंसानों का आसानी से शिकार किया जा सके। प्रकाश ने बताया। शिकार? हैरत के बायस सुनील के मुंह से निकला। जी हाँ, शिकार। प्रकाश ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ओह, सुनील के मुंह से निकला। अब मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि इस कमरे में हुआ क्या था। प्रकाश ने कहा तो सुरेश सहम कर बोला, इस मर्तबा वो बिल्ला हम पर हमला तो नहीं करेगा ना? प्रकाश सुरेश की पतली हालत पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम चिंता मत करो, पहले मैंने जाप मुकम्मल नहीं किया था, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुरेश ने इत्मीनान भरी सांस ली। प्रकाश ने अब मुंह में पड़ना शुरू कर दिया था। सुरेश और सुनील की निगाहें अब प्रकाश पर टिकी हुई थी। प्रकाश होंठ हिलाते हुए इर्द गिर्द भी देख रहा था। अचानक कमरे के वस्त में रखा हुआ सोफा अपनी जगह से सरका तो प्रकाश तेजी से उस तरफ बढ़ा। सुरेश और सुनील भी तेजी से उस तरफ लपके। प्रकाश ने उस सोफे को अपनी जगह से हटाया और अपने जूतों से वहां जमी मिट्टी हटाने लगा। फिर उसने जेब से वही सफेद महलूल वाली शीशी निकाली और घुटनों के बल उस जगह पर बैठ गया और उस शीशी में मौजूद सारा महलूल बोसीदा फर्श पर उंडेल दिया। उसी वक्त सुरेश और सुनील ने हैरानकुन मंजर देखा। फर्श पर गिरते ही वो सफेद महलूल गहरे लाल रंग में तब्दील हो गया। प्रकाश ने तशवीश भरी निगाहों से उस लाल रंग को देखा और फिर उठकर खड़ा हो गया। उसके हिलते होंठ अब साकिन हो गए थे और चेहरे पर तशवीश की लहर नजर आ रही थी। क्या हुआ प्रकाश जी? सुनील ने प्रकाश की तरफ देखते हुए उससे पूछा। इस कमरे में किसी का खून हुआ है, प्रकाश ने हैरानकुन बात बताई। क्या? सुरेश और सुनील जैसे चिल्लाए। किसका खून? सुनील ने हकलाते हुए पूछा। यह तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना कन्फर्म है कि यहां खून जरूर हुआ है। प्रकाश ने पहले नफी में सर हिलाया और फिर पुख्ता लहजे में कहा। मैं तुम्हें बताता हूं यहां किसका खून हुआ है। अचानक उन तीनों को अपनी अकबी जानिब से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो वो तीनों तेजी से घूमे और हैरान रह गए, क्योंकि कमरे के दरवाजे के पास एक नकाबपोश खड़ा था जिसके हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? सुनील ने हकलाते हुए उससे पूछा। इस घर में मेरा दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं, वो नकाबपोश शौक लहजे में बोला। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? इस मर्तबा प्रकाश ने पूछा। मैं कौन हूं? इस कमरे में किसका खून हुआ है और इस घर की क्या कहानी है, ये तुम लोग जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है। इस मर्तबा नकाबपोश सफाक लहजे में बोला। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुरेश ने घबराहट के बाइस हकलाते हुए उस नकाबपोश से पूछा। तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने और इस प्रकाश ने इस मामले में अपनी टांग क्यों अड़ाई, और ये जो प्रकाश है इसका तो काम ही यही है। अब तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर नकाबपोश ने रिवॉल्वर का रुख प्रकाश की तरफ किया। उसी वक्त एक मर्दाना चीख की आवाज गूंजी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि उस नकाबपोश की थी जो लहराकर जमीन पर जा गिरा। उसके पीछे सुषमा हाथ में बैट पकड़े खड़ी थी और उसके साथ राहुल खड़ा था। उसी बैट की जोरदार जरब से उस नकाबपोश की चीख निकली थी जो नकाबपोश के सर के पिछले हिस्से पर पड़ा था। नकाबपोश बेहोश हो चुका था। वेरी गुड सुषमा जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप तो हमारे लिए मसीहा साबित हुई। प्रकाश ने खुशी के आलम में सुषमा की कारकर्दगी को सराहा। वो मैं जब अंदर थी मैंने इस नकाबपोश की आवाज सुनी थी। मैं और राहुल दरवाजे के करीब आए और नकाबपोश को देखकर हम हैरान रह गए। राहुल ने कमरे में पड़ा अपना बैट मुझे पकड़ाया और मैं आहिस्तगी से उस नकाबपोश के पीछे आई। इससे पहले कि वो गोली चलाता मैंने बैट को उसके सर पर जोर से दे मारा। सुषमा ने सारी बात बताई। मैं तो आपका आभारी हूं सुषमा जी, अगर आप सही समय पर ना आती तो ये हमारा अंतिम संस्कार कर जाता। सुरेश ने सुषमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। तो सुषमा बेख्तियार हंस पड़ी। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर शर्मा भी 2 अदद कांस्टेबलों समेत वहां पहुंच गया। उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया गया तो वो हैरत से प्रकाश का मुंह तकने लगा। इस नकाबपोश को तुम जानते हो? इंस्पेक्टर शर्मा ने प्रकाश से पूछा। वो नकाबपोश अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ा था
अभी तो हम में से किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा, प्रकाश ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले इसका चेहरा देख लेते हैं, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा और उस नकाबपोश की तरफ बढ़ा। और फिर घुटनों के बल बैठकर इंस्पेक्टर शर्मा ने उस नकाबपोश का नकाब उतारा। वहां मौजूद अफराद के दिल की धड़कनें तेजी से धक धक कर रही थी और सबकी निगाहें उस नकाबपोश का चेहरा देखने की मुंतजिर थीं। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे सीधा किया। अरे ये क्या? हैरत के बाइस बेख्तियार सुनील और सुषमा के मुंह से निकला। राहुल भी कम हैरान नहीं था। आप जानते हैं इसे? प्रकाश ने पूछा। जी हाँ, यही तो इस घर का मालिक है, मनोज, सुनील हैरत से बोला। तो प्रकाश और सुरेश भी हैरान रह गए। ये आप लोगों को मारना क्यों चाहता था? इंस्पेक्टर शर्मा ने हैरानगी से पूछा। पता नहीं, सुनील ने कंधे उचकाए। खैर, ये हम पता लगा ही लेंगे। अभी इसे अस्पताल ले चलते हैं, क्योंकि सुषमा जी ने इसके सर पर बड़ा जोर से हमला किया है। इंस्पेक्टर शर्मा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। सावंत, तुम इसे अस्पताल ले जाओ। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने पास खड़े दोनों कांस्टेबलों में से एक से मुखातिब होते हुए कहा, तो उस कांस्टेबल ने इस बात में सर हिला दिया। सावंत के जाने के बाद ये काफिला घर के अगबी हिस्से की तरफ उस सुनसान जगह पर आया। प्रकाश, मेरे ख्याल से मीडिया वालों को बुला लेना चाहिए, इंस्पेक्टर शर्मा ने बज़ाहिर प्रकाश से मशवरा किया, तो उसने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसके घर के बाहर मीडिया वालों की गाड़ियां पहुंच गई और वो अपने अपने कैमरे लेकर घर के अगबी हिस्से की उस जगह पर आ गए। अब वहां खुदाई शुरू हो चुकी थी। तब वहां मौजूद सब अफराद पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि वहां से 2 दर्जन के करीब इंसानी ढांचे बरामद हुए थे। प्रकाश भी हैरत से जमीन की मिट्टी से निकलने वाले इंसानी ढांचों को देख रहा था। सुनील, सुषमा, सुरेश और राहुल की हालत भी काफी गैर हो रही थी। मीडिया वालों की जबानें जैसे तालू से चिपक गई थीं। उन इंसानी ढांचों में मर्दों और औरतों के अलावा बच्चों के ढांचे भी शामिल थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने उन ढांचों को अस्पताल पहुंचाया। मीडिया वाले अब इंस्पेक्टर शर्मा पर टूट पड़े थे। उन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा पर सवालों की बौछार कर दी थी। देखिए, आप सब शांत रहिए। हम भी इन इंसानी ढांचों की हकीकत से ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चला, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, इंस्पेक्टर शर्मा ने न्यूज़ रिपोर्टरों को जवाब देते हुए कहा। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन दी किसने कि इस ज़मीन के नीचे इतने सारे इंसानी ढांचे मिलेंगे? एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा। यह खबर हमारे खबरियों ने दी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने झूठ का सहारा लिया और खबरियों के जरिए यह भी पता चला है कि इस घर में भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों का बसेरा है। क्या कहा आपने? भूत प्रेत और शैतानी शक्तियां? उनमें से एक न्यूज़ रिपोर्टर हंसा। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें ताजुब वाली तो कोई बात नहीं। इस मर्तबा प्रकाश ने जवाब दिया। आपकी तारीफ? उसी रिपोर्टर ने प्रकाश का नाम जानना चाहा। अरे, ये तो प्रकाश जी हैं। इनका तो काम ही यही है, भूत प्रेत और आत्माओं के चक्करों में फंसे लोगों को बचाना। उनमें से एक और रिपोर्टर ने चहकते हुए कहा। तो इसका मतलब ये इसी कारण यहाँ पर है? पहले रिपोर्टर ने तस्दीक चाही। जी हाँ, मैं इसी कारण यहाँ पर हूँ, प्रकाश ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो क्या वाकई यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है? रिपोर्टर को शायद प्रकाश की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बिल्कुल, ये परिवार इस बात का गवाह है, क्योंकि अभी तक इन्होंने इस घर में बहुत सी हैरानकुन घटनाएं देखी हैं। प्रकाश ने एक तरफ खड़े सुनील और उसकी फैमिली की तरफ इशारा किया। प्रकाश साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं घटी जो इंसानी सोच से परे हैं। इतना कहकर सुनील ने अपने और सुषमा के साथ होने वाले वाकयात मीडिया वालों के सामने बयान कर दिए। प्रकाश जी, ये भूत प्रेत आत्माएं, रूहें और शैतानी शक्तियां इंसानों को तंग क्यों करती हैं? देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसी तरह भूत प्रेत आत्माएं किसी को बिला वजह तंग नहीं करती। इनका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई ऐसा अधूरा काम होता है जो वो अपने जीवन में पूरा ना कर सके हों। कोई इंतकाम लेना होता है। ऐसे कई कारण होते हैं, परंतु बिला वजह ये आत्माएं तंग नहीं करती, प्रकाश ने बताया। तो फिर घर में इनके होने का कारण क्या है? रिपोर्टरों ने पूछा। अभी तक हम इस मामले में अंधेरे में हैं, परंतु बहुत जल्द हम पता लगा लेंगे, प्रकाश ने कहा। क्या हम वो आईना देख सकते हैं जिसमें वो लाल साड़ी वाली सुंदर औरत नजर आती है और खून की आड़ी तिरछी लकीरें भी नजर आती थीं? रिपोर्टरों में से एक ने कहा। यस, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यह काफिला वहां से चलने के लिए तैयार होने लगा। न्यूज़ रिपोर्टर्स और इंस्पेक्टर शर्मा के बाद
प्रकाश के मोबाइल की बेल बजी। प्रकाश ने यस का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, प्रकाश जी बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक निस्वानी घबराई हुई आवाज प्रकाश के कानों में पड़ी। जी बोल रहा हूं, प्रकाश ने हैरानगी से कहा। प्रकाश जी, जल्दी पहुंचिए यहां। नहीं तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ मौजूद औरत की रोती हुई आवाज प्रकाश के कानों में पड़ी। देखिए, थोड़ा शांत रहिए और जरा धीरज से मुझे बताइए क्या समस्या है, प्रकाश ने औरत को दिलासा देते हुए कहा। वो हम इस घर में आज ही शिफ्ट हुए थे। अभी रात के समय मेरी आंख खुली तो घर में बार बार कहकहों की आवाज गूंज रही थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो बेड पर मौजूद नहीं थे। मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरे पति की लाश बाहर पड़ी हुई थी। औरत ने हैरानकुन बात बताई। खंजर उनके सीने में घोंप दिया गया था और उनके इर्द गिर्द खून जमा था। मैं रोती हुई उनके पास बैठी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अचानक मेरे पति के शरीर में आग भड़क उठी। मैं चीखते हुए पीछे हटी तो फिर कहे गूंजे। वो जो कोई भी थे मुझे नजर नहीं आ रहे थे, बस मेरी हालत पर कहे लगा रहे थे। आप बस तुरंत पहुंच जाइए यहाँ, वो कहे मुझे बार बार तंग कर रहे हैं और मेरे पति की चिता की राख भी यहीं मेरे पास पड़ी हुई है। इतना कहकर उस औरत ने अपना एड्रेस बता दिया। आप चिंता मत करें, मैं तुरंत पहुंचता हूं। आप करीबी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म भी कर दीजिए, प्रकाश ने उस औरत को ताकीद करते हुए कहा। वो मैंने कर दिया है। पुलिस यहाँ किसी भी समय पहुंचने वाली है, औरत ने कहा तो प्रकाश ने ओके कहते हुए मोबाइल फोन कान से हटाया। सुनील जी, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा, प्रकाश ने सुनील को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। लेकिन प्रकाश जी, यहां पर कुछ अनर्थ हो गया तो? सुनील ने परेशान कुन लहजे में कहा। आप चिंता मत करें सुनील जी, वहां जाना भी मेरी मजबूरी है। आधा काम तो यहां मुकम्मल हो चुका है, आधा काम मैं यहां वापसी पर कर दूंगा। आप मेरे साथ आइए, प्रकाश ने सुनील से मुखातिब होते हुए कहा और फिर सुरेश की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ आओ। सुरेश ने इस बात में सर हिलाया और वो तीनों कमरे से बाहर निकल आए। बाहर रात के साए अभी भी गहरे थे। प्रकाश ने बाहर निकलकर सुनील को एक तरफ जाकर कुछ हिदायत देनी शुरू कर दी। उधर सुषमा ने राहुल को बेड पर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गई। अचानक उसकी नज़र कमरे में लगे आईने पर पड़ी तो वो चौंकी, क्योंकि आईने में वही लाल साड़ी वाली सुंदर औरत सुषमा को अंगारा गोलती आंखों से घूर रही थी। तुम सबने मेरा काम खराब कर दिया, वो लाल साड़ी वाली औरत नफरत से बोली। सुषमा हिम्मत जमा करते हुए बेड से नीचे उतरी। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? राहुल ने डरते हुए पहले आईने में नजर आने वाली औरत और फिर सुषमा से कहा, मगर सुषमा बिना कोई जवाब दिए बगैर उस आईने के सामने जा खड़ी हुई। कौन हो तुम और इस तरह हमें तंग क्यों कर रही हो? सुषमा ने अपनी हिम्मत जमा करते हुए उस लाल साड़ी वाली औरत से मुखातिब होते हुए कहा। तंग तो तुम लोगों ने अब मुझे किया है और मैं तुम सबको सजा दूंगी, उस औरत ने गुस्से से सुषमा की तरफ देखते हुए कहा। हमने तुम्हें कोई तंग नहीं किया, बल्कि तुम हमें पिछले कई दिनों से तंग कर रही हो। तुम मेरे घर से चली क्यों नहीं जाती? सुषमा चीख से मुशाबे लहजे में बोली। तुम्हारा घर? वो औरत तंजिया लहजे में बोली, साथ ही वो कहे लगाने लगी। तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है और तुम यहां मेरी मर्जी से आई हो। तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा पति और ये बेटा। परंतु तुम लोगों ने इस प्रकाश को बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं तुम लोगों की इसकी सजा जरूर दूंगी। लाल साड़ी वाली औरत ने अपना हाथ सुषमा की तरफ किया तो सुषमा चीखती हुई उछली और कमरे की दीवार से जा टकराई। ममा, राहुल ने घबराए हुए सुषमा को पुकारा। वो बेड से नीचे उतरा और जमीन पर गिरी सुषमा की तरफ भागा। आईने में नजर आने वाली वो औरत गायब हो चुकी थी और सुषमा बेहोश हो चुकी थी। ममा, क्या हुआ आपको? राहुल ने सुषमा को बाजुओं से पकड़कर हिलाया, मगर बेसूद। उस वक्त सुनील कमरे में दाखिल हुआ। वह मौजूदा सूरत हाल पर परेशान हुआ और तेजी से सुषमा की तरफ बढ़ा। राहुल बेटा, क्या हुआ तुम्हारी ममा को? सुनील ने परेशान कुन लहजे में राहुल से पूछा तो राहुल ने उसे कमरे में होने वाली गुज़िश्ता लम्हे पहले होने वाली तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ओह, परेशानी के बायस सुनील के मुंह से निकला, लगता है प्रकाश जी के किए गए जाप का असर खत्म हो चुका है। पापा, आप प्रकाश अंकल को फोन करें, राहुल ने सुनील को मशवरा दिया। परंतु बेटा, वो तो काफी दूर निकल चुके होंगे, सुनील ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा। पहले हम तुम्हारी मम्मा को तो होश में लाएं, सुनील ने सुषमा को कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया
तो सुषमा के जिस्म में हल्की सी हलचल पैदा हुई। फिर उसने एक झटके से आंखें खोल दी। राहुल और सुनील सुषमा की आंखें देखकर हैरान रह गए। सुषमा की आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थी। वो एकदम उठकर बैठी। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुषमा की आवाज में अजीब सी खरखराहट शामिल थी। मम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? राहुल सुषमा की तरफ बढ़ा। सुषमा ने नफरतज़दा निगाहों से राहुल की तरफ देखा और उसे जोरदार धक्का दिया। राहुल चीखता हुआ उड़कर बेड पर जा गिरा। सुषमा, ये क्या कर रही हो तुम? सुनील ने गुस्से से चीखते हुए सुषमा से कहा। सुषमा उठकर खड़ी हुई तो सुनील भी उठ खड़ा हुआ। सुषमा ने अपना हाथ सुनील की तरफ किया तो एक तेज हवा का झोंका आया और सुनील अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और अपनी अकबी जानिब से उड़ता हुआ आईने वाली दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। अब बहुत हो गया, तुम लोगों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है। सुषमा के मुंह से फरफराहट भरी आवाज में निकला। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? राहुल बेड से नीचे उतरते हुए बोला। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं बल्कि तुम्हारी मौत हूं। सुषमा ने इतना कहा और अपना हाथ राहुल की तरफ किया। राहुल चीखता हुआ उछला और बेड वाली दीवार से जा टकराया। सुनील अपनी तकलीफ को भूलते हुए कराहता हुआ उठा और उसने तेजी से अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक शीशी निकालकर उसका ढक्कन खोलने लगा। राहुल दीवार से टकराने के बाद बेहोश हो चुका था। सुनील ने उस शीशी में मौजूद सफेद रंग का पारा अपने हाथ की हथेली में डाला। अब तेरा खेल खत्म हो चुका दुष्ट आत्मा, सुनील ने नफरत से कहा और हाथ में मौजूद पारा सुषमा की तरफ उछाल दिया। कमरा सुषमा की चीखों से गूंज उठा और फिर एक हेवला सा सुषमा के जिस्म से बाहर निकला जो उस लाल साड़ी वाली औरत का था। अब वो लाल साड़ी वाली औरत सुषमा के जिस्म से अलहदा होकर सफेद रंग की लहरों में मचल रही थी। वो अपने आप को उन लहरों से आजाद कराने की कोशिश में थी, मगर उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। लाल साड़ी वाली औरत ने वहशी नजरों से सुनील की तरफ देखा जो अब मुतमईन खड़ा था। सुषमा ने हैरत से पहले सफेद रंग की लहरों में जकड़ी उस लाल साड़ी वाली औरत की तरफ देखा और फिर सुनील की तरफ भागी। उस वक्त प्रकाश और सुरेश कमरे में दाखिल हुए। वेल डन सुनील जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए सुनील को दाद देते हुए कहा। सफेद रंग की लहरों में जकड़ी उस औरत ने उलझन आमेज निगाहों से पहले सुनील और फिर प्रकाश की तरफ देखा। आपकी हैरत हम दूर किए देते हैं दुष्ट आत्मा जी। दरअसल मैंने खुद ही इस घर से जाब ख़त्म किया था ताकि तुम मेरी नज़रों के सामने आओ। जाब ख़त्म होते ही तुमने पहला पैंतरा आजमाया और मेरे मोबाइल पर झूठी कॉल की। मैं उसी समय समझ गया था कि ये तुम्हारी चाल है। तुम मेरा जहन ना पढ़ सको, इसी कारण मैंने अपने ऊपर मंत्र उड़ लिया था और तुम समझी कि मैं तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंस गया हूँ, परंतु मैं नहीं, तुम मेरे जाल में फंसी थी। मैंने घर से बाहर निकलते ही सुनील को ये पारा दे दिया था जिसका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे समय पर। अब तुम इस कैद से तभी रिहा हो सकती हो जब तक ये नहीं बताओगी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, प्रकाश ने फातिहाना लहजे में बताते हुए पूछा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लाल साड़ी वाली औरत गुस्से से चीखी। ये धमकियां बाद में देना, पहले सारी बात बताओ वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। और ये मत समझना कि ये धमकी है, मेरी शक्तियों की जानकारी तो तुम्हें होगी ही, इसलिए अब किसी मेंढकी की तरह फुदकना बंद करो और हमें सब कुछ सच सच बता दो, प्रकाश इस मर्तबा संजीदा लहजे में बोला। इस घर में होने वाली घटनाओं और हत्याओं का कारण मनोज है जो असल में मेरा पति था। लाल साड़ी वाली औरत ने अजीब इंकिशाफ किया था। मनोज तुम्हारा पति? हैरत के बायस सुनील के मुंह से निकला। हाँ, वो हरामजादा दौलत का पुजारी मेरा पति था। उसने दौलत की खातिर मुझसे शादी की थी, पर यह हकीकत मुझ पर बाद में खुली थी और यह भी कि वो एक शराबी है। शादी के कुछ महीने तो वो मेरे साथ ठीक रहा, फिर उसका राज मुझ पर खुलने लगा। वो शराबी होने के साथ साथ कोठों पर भी जाता था। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की परंतु वो नहीं माना और ऊपर से मुझे मारता भी था। मैं कब तक बर्दाश्त करती। मैंने थक हार कर उसे पैसे देना बंद कर दिए और ऑफिस में भी कह दिया कि वो भी मनोज को कोई पैसा ना दे। और फिर जब हर तरफ से पैसों की बरसात बंद हुई तो वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, परंतु मैं नहीं मानी और उसने फिर तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली, परंतु ये भी मेरा वहम था। वो सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रहा था।
वो तो किसी मौके की ताक में था। उसके अच्छे बर्ताव के कारण मैंने उसे दोबारा पैसे देना शुरू कर दिए थे। और फिर एक दिन उसने मेरी हत्या का मंसूबा बनाया। उसने उस ताले वाले कमरे में मेरी हत्या की। अब समस्या मेरे शरीर को छुपाने की थी। इसका उपाय भी उसने निकाल लिया था। इतना कहकर वो लाल साड़ी वाली औरत रुकी। क्या उपाय निकाला था मनोज ने? प्रकाश ने इस्तरारी लहजे में पूछा। उसने इसी कमरे के दो हिस्से किए जहां तुम सब लोग खड़े हो, उस लाल साड़ी वाली औरत ने ड्रामाई लहजे में कहा। क्या मतलब? प्रकाश ने हैरानगी से पूछा। उसने इस कमरे में मेरे शरीर को रखा और दरमियान में दीवार बनाकर उस पर बड़ा सा आईना लगा दिया। मेरा इस दुनिया में मनोज के अलावा कोई नहीं था, इसलिए किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश न की। मेरी आत्मा अब मनोज के खून की प्यासी थी। एक रात मनोज नशे की हालत में एक लड़की को इस घर में लेकर आया, तो मैंने अपना आप उस पर जाहिर कर दिया। वो मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान और खौफजदा हो गया था। साधना, तुम्हें तो मैंने मार दिया था, वो मुझे देखकर लरजती हुई आवाज में बोला। हाँ, तुमने क्या समझा तुम मेरा शरीर खत्म करके बच जाओगे? परंतु मेरी आत्मा अब तुम्हारे खून की प्यासी है, जिसे अब तुम कभी खत्म नहीं कर सकते, मैंने जहरीले लहजे में कहा। साथ ही मैंने उसके साथ आई लड़की पर हमला कर दिया और अपने नोकीले दांत उस लड़की की गर्दन में गाड़ दिए। मेरी आत्मा को इंसानी खून बहुत अच्छा लगा। अब मनोज की बारी थी। देखो साधना, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे माफ कर दो, मनोज गिड़गिड़ाते हुए बोला। एक शर्त पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूं, मैंने सोचते हुए कहा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं, मनोज जल्दी से रजामंद होते हुए बोला। तुम इस मकान में मेरे लिए इंसानी खून का प्रबंध करोगे? मैंने अपनी शर्त बताई। क्या मतलब? मनोज शायद समझा नहीं था। तुम इस घर को किराए के लिए रखो और ऐसे परिवार को ढूंढो जिनका आगे पीछे कोई ना हो। मैं उन परिवारों का खून पीऊंगी और बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मैंने उसे समझाया तो वो मान गया। अब वो ऐसा ही करता। एक छोटे से परिवार को ढूंढना था जिसमें सिर्फ 3-4 सदस्य हों और उनके अलावा इनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। पहले मैं उनको तंग करती जिससे मुझे बहुत मजा आता, और फिर जब मेरा जी भर जाता तो मैं उनकी हत्या करके उनका खून पी लेती और उन परिवारों की लाशें मनोज घर के उस अकबी वीरान हिस्से पर दफना देता। सुनील और उसका परिवार भी मेरा शिकार बनने लगा था, परंतु तुमने आकर सारा काम खराब कर दिया। मेरा कोई भी वार तुम पर सफल नहीं हो सका। ऊपर से मेरे शिकार किए हुए एक परिवार ने सपने में सुषमा को संदेश दे दिया था कि वो घर के उस अकबी हिस्से में उस सुनसान जगह को खोदे। फिर मैंने तुम सबको खत्म करने के लिए मनोज को भेजा, परंतु वो भी सफल ना हो सका और सुषमा ने उसे बेहोश कर दिया। मैं अब भी तुम्हारी कैद में हूं। उस लाल साड़ी वाली औरत जिसका नाम साधना था, उसने अपनी सारी कहानी बयान करते हुए आखिरी जुमला अफसुर्दा लहजे में अदा किया। तुम चाहती तो अपना इंतकाम लेकर वापस जा सकती थी, परंतु तुमने कई निर्दोष परिवारों की हत्या की और खुद भी अपराधी बन गई। प्रकाश ने गुस्से से कहा। मुझे इंसानी खून की लत लग चुकी थी, साधना ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहा। जिस तरह मनोज को पैसों की लत लग गई थी। अपराधी तुम दोनों ही हो। मनोज को तो कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, परंतु तुम्हें सजा मैं दूंगा। प्रकाश ने गुस्सीली निगाहों से साधना की तरफ देखते हुए कहा। प्रकाश ने इंस्पेक्टर शर्मा से दोबारा राब्ता किया और दोबारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उस दीवार को तुड़वाया गया तो उसके पीछे से साधना की लाश हड्डियों के ढांचे की सूरत में मिल गई, जिस पर प्रकाश ने मंत्र पढ़कर फूंक मारी। मनोज को उसके किए की इबरतनाक सजा अदालत से मिली। तमाम सबूत उसके खिलाफ थे और उसकी फांसी के कुछ दिनों बाद पुलिस कस्टडी में रखे साधना के ढांचे में खुद ब खुद आग लग गई। वहां तैनात अमले का कहना था कि जब साधना के ढांचे में आग लगी थी तो उन्होंने वहां निस्वानी चीखों की आवाज सुनी थी। वो घर अब साधना के चुंगल से आजाद हो गया था। सुनील और सुषमा ने प्रकाश का शुक्रिया अदा किया तो उसने मुस्कुराते हुए मुंह से वही जुमला अदा किया था जो हर एक से कहता था। मेरा तो काम ही यही है सुनील जी, भटकी खून की प्यासी आत्माओं को ठिकाने लगाना। दोस्तों, यहाँ कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।